Hi guys, this is Survi Bhatia and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. और आज है आप सबका much awaited session, that is weekly session for this particular week. I think somewhat from 5th April to 10th April, 11th April, right? और इस हफ्ते तो बहुत सारी न्यूज आई हमारे पास, बट अब अनफॉर्चुनेटली हम सारी चीजें कवर नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है, बट हम ग्लिम्स में जरूर बात करेंगे। यहाँ पर हमारा सबरीमाला केस की रेफरेंस केस की हियरिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट सेशन लेकर आएंगे कि सबरीमाला केस में अभी क्या क्या चल रहा है, बिकॉज उसका एक डिटेल डिस्कशन हमें चाहिए होगा, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत से केसेस को ये बोला गया दैट नाउ दिस इज टर्निंग टू अ बैड लॉ, चाहे वो अडल्ट्री वाला है, चाहे वो सेक्शन 377 वाला है। यहाँ पे सेंटर ने ये बात बोली। सबरीमाला केस में सेंटर ने ये बोल दिया कि पीआईएल का जो एरा है वी शुड एक्चुअली एंडेड, पीआईएल्स को कंप्लीटली हटा देना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को। तो इन सारी चीजों के लिए हम डेफिनेटली डिस्कशंस करेंगे, बट आज के जो हमारा मेन एजेंडा है वो है ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। ये 3 जजमेंट जहां पे सबसे पहली सीसीटीवी कैमरास पुलिस स्टेशन में कंपलसरी करने की बात की गई है एंड ए स्ट्रिक्ट डेडलाइन यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल को बुला के यूएन बोल रही हूँ, यूनियन होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी को बुला के यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन दे दी है कि अप्रैल 28 तक ये होना चाहिए, क्योंकि 2020 में हमने डिसीजन दिया था कि किस तरीके से सीसीटीवी इंस्टॉल हो जाने चाहिए और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। नाउ दिस इज अ केस जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, बिकॉज भर भर के इसमें लैंडमार्क जजमेंट्स एंड रेफर्ड केसेस है एंड एटसेट्रा। नेक्स्ट वन इज शुड सेपरेट फाइन्स बी इम्पोज्ड। तो हमने बीएनएसएस में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर एक से ज्यादा ऑफेंसेस हैं तो किस तरीके से पनिशमेंट चलेगी, कंसेक्यूटिवली या कॉन्करेंटली। तो उसके रिगार्ड्स में यहाँ पर फाइन में भी क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो सकता है, इसे बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड वन इज अ वेरी लैंडमार्क डिसीजन जहां पे कस्टोडियल डेथ के जो अक्यूज्ड 9 पुलिस ऑफिसर्स थे उसको यहाँ पे सेशंस कोर्ट ने डेथ सेंटेंस सुना दी है, ये कहते हुए दैट दिस इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो यहाँ कस्टोडियल वायलेंस के चक्कर में ये जो दोनों जजमेंट्स है कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं, सीसीटीवी कैमरा वाली भी एंड ये डेथ सेंटेंस देने वाली भी किस तरीके से कनेक्ट होती है डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब कहीं भी अगर तुम ये हल्का सा भी कंफ्यूज हो कि अभी मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ क्लैट की, किस तरीके से करूं, यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए क्या क्या जरूरी है, कैसे जजमेंट जरूरी है, तो खुद से परेशान मत हो। चैट जीपीटी एटसेट्रा पे सोडली रिलाय मत करो, क्योंकि चैट जीपीटी तुम्हें कुछ भी बता देगा, दैट इज नॉट अ रिलायबल सोर्स। करना क्या है, कॉल करना ऑन 6363286363 सो दैट एक जो प्रॉपर टीम है वो आपको गाइड कर पाए कि प्रिपरेशन इस तरीके से स्टार्ट करो, जजमेंट्स को इस तरीके से सॉर्ट करो, कहां से जजमेंट्स इंपॉर्टेंट वाले उठाने हैं नहीं उठाने, ये सारी चीजें क्या होंगी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। सो प्लीज बस एक छोटा सा काम करना है प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, एंड दैट इज 6363286363 पे। इफ बाय एनी चांस यू फील दैट यस द बैच, आपको यहाँ पे एक बैच लेना है जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल टू पीवाईक्यू एनालिसिस टू 70+ मॉक्स मिलने वाले हैं, मॉक्स के साथ साथ मॉक एनालिसिस मिलने वाला है, एक प्रॉपर प्रिपरेशन क्लैट और एलेट दोनों एस्पेक्ट से होने वाली है, एंड प्लस यूट्यूब के बेसिस पे LEAC YT यूज करके आप 10% का ऑफ भी ले सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू सी क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं बैच के, तो यू कैन विजिट ऑन www.toprankers.com। वहां पे लॉ पीजी सेगमेंट में जाके जब आप क्लैट के सेगमेंट पे जाओगे, क्लैट पीजी के, तो आपको यहाँ पे बैचेस में क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से सेशंस रहते हैं, लाइव सेशंस के बाद वो सेशंस रिकॉर्डेड भी रहेंगे आपके पास कि बाय चांस मिस हो गए, रिवाइज करना है, सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे पहली इंपॉर्टेंट जजमेंट से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक, एंड दैट इज इन रे लैक ऑफ फंक्शनल सीसीटीवी इन पुलिस स्टेशन। नाउ ये जो हमारा जजमेंट है, जस्ट अ सेकेंड,
तो ये जो हमारा पर्टिकुलर जजमेंट है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था लास्ट ईयर। एक न्यूज़पेपर में क्लिप आई थी ये कहते हुए कि भाई कस्टोडियल डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर इस चीज के लिए सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया दैट सीसीटीवीज ना होने की वजह से, फंक्शनल सीसीटीवीज ना होने की वजह से बहुत से लैप्स होते हैं। अब सीसीटीवी का क्या लेना देना। अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि कन्फेशन, अगर कन्फेशन में किसी भी तरीके का थ्रेट है, किसी भी तरीके की इंटिमिडेशन है, तो वो कन्फेशन की वैल्यू 0 हो जाती है, राइट। अब यहां पर अगर कोई एक इंसान आके ये बोल रहा है कि वहां पे मुझे बहुत मारा पीटा, इसकी वजह से मैंने मैजिस्ट्रेट के सामने क्या कर दिया, कन्फेस कर दिया, कन्फेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर उसने अपने ट्रायल में कोई भी एलिगेशंस लगाए कि टॉर्चर हुआ, कस्टोडियल वायलेंस हुआ मेरे साथ, तो इन सबको यहाँ पे चेक करने का क्या तरीका है। सीसीटीवी एक तरीका होगा, वो चीज इन्वेस्टिगेट की जा सके, ये देखा जा सके कि कौन सही है, पुलिस वाले सही हैं या वो अक्यूज सही है जो ये बोल रहा है उसके साथ कस्टोडियल वायलेंस हुआ है। वी नीड सर्टेन प्रूफ्स, और वो प्रूफ हमें सब्सटैंशियली कौन लाकर दे सकता है, सीसीटीवी फुटेज लाके दे सकती है, राइट। अभी भी अगर आप देखो तो बहुत से पुलिस स्टेशन में यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवीज लगे हुए हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, कहीं फंक्शनल नहीं है। आपने बस ऑन पेपर्स दिखा दिया कि हमने इतना खर्चा किया है बहुत बढ़िया सीसीटीवी लाने में, पर क्या वो फंक्शनल है या नहीं, काम कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर वहां पे कोई भी एलिगेशन लगा है और आप बस अपनी रिपोर्ट में ये सबमिट कर रहे हो कि जी वो खराब था, that does not make any sense or that does not fulfill the purpose here, right? Moving on, यहाँ पे 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इंस्टॉल करने के लिए सीसीटीवी कैमरास को, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिसंबर 2020 का जो हमारा एक जजमेंट है जिसको यहाँ रेफर भी किया गया, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर केस, उसमें भी यही बोला गया था कि सीसीटीवी कैमरास लगाने और प्रॉपर गाइडलाइंस दी थी किस तरीके से सीसीटीवी कैमरास लगेंगे। सो लेट्स फोकस ऑन दोज प्रेसिडेंट्स। जब भी हम कस्टोडियल वायलेंस की बात करते हैं तो जो सबसे पहला प्रेसिडेंट हमारे सामने आता है दैट इज द केस ऑफ डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। 1997 का ये केस है जो यहाँ पे 2015 में भी इसके बारे में बात हुई थी, एंड इस केस में कस्टोडियल वायलेंस को लेके बहुत सीरियस कंसर्न था। अब कस्टोडियल वायलेंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसके लिए जो सबसे बड़ा मेजर रहता है दैट इज कि हम सीसीटीवी फुटेज के थ्रू पूरा इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं टू कीप अ चेक ऑन कस्टोडियल वायलेंस, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हों, एंड डीके बासु ने बहुत पहले ये बात डायरेक्ट कर दी थी। उसके बाद यहाँ पे केस आया था शफी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस केस में सीसीटीवी फुटेज की प्रॉपरली बात नहीं हुई थी, पर यह बोला गया था कि जब भी पुलिस कोई भी इंटेरोगेशन कर रही है, जब भी पुलिस कोई भी पूछताछ कर रही है किसी विटनेस से, किसी भी अक्यूज से, ठीक है, तो यहाँ पे उसका प्रॉपर वीडियोग्राफी होनी चाहिए, मतलब वो चीज शुड बी रिकॉर्डेड सो दैट अगर कोई भी एलिगेशंस लगते हैं, एनीथिंग एट ऑल, कहीं भी जजेस को कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है, तो यहाँ इन वीडियोस के बेसिस पे अ प्रॉपर डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट एनी पर्टिकुलर डिले। सो यहाँ इन दोनों केसेस को हम थोड़ा सा सबऑर्डिनेट रखेंगे अपने इस पर्टिकुलर डिसीजन में। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेन डिसीजन है, डेफिनेटली इन्होंने एक प्रीमाइस ले डाउन किया था कि सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए, डेफिनेटली इट वाज लेड डाउन, पर जो हमारा मेन हीरो है दैट इज द केस ऑफ परमवीर सैनी वर्सेस बलजीत सिंह। 2020 का जो ये केस है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां भी सवाल यही उठा था कि अगर किसी अक्यूज्ड को इस एलिगेशन को प्रूव करना है कि मेरे साथ पुलिस स्टेशन में कोई अत्याचार हुआ है, गलत हुआ है, हाउ विल दिस पर्सन प्रूव दिस। और तब कोर्ट ने जब इस केस को डिस्कस करा था तो ये कुछ सवाल कोर्ट ने इश्यूज क्रिएट किए थे, ठीक है, ये सवाल कोर्ट ने अपने लिए बनाए थे और यहां डिसीजन में इन सब का जवाब दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल क्वेश्चंस जो यहाँ पे
कैसे प्रैक्टिकली हम सीसीटीवी फुटेजेस का या सीसीटीवी लगाने का एस्पेक्ट देखने वाले हैं, वो यहाँ डिस्कस हुआ था। सबसे पहले, क्या यहाँ पे पुलिस स्टेशन के लिए कंपलसरी होना चाहिए कि वो सीसीटीवी कैमरास लगाएं? सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं। और पुलिस स्टेशन के साथ साथ क्या जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, क्या इनको भी सीसीटीवी कैमरास लगाने के लिए कंपल्शन करना चाहिए? क्योंकि अगर हम आज का वक्त देखें तो अरविंद केजरीवाल के केस के बाद ईडी एटसेट्रा इन सब पे भी कुछ ना कुछ एलिगेशंस रहते ही हैं कि यहां पर भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। तो यहां भी क्या इट इज इंपॉर्टेंट कि हम सीसीटीवी कैमरास लगाएं? देन टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, क्या यहाँ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स रखने चाहिए? मतलब वो सीसीटीवी का कितना स्टोरेज होना चाहिए, कितने वक्त के लिए वो फुटेज होनी चाहिए सीसीटीवी में, उसके बाद किस तरीके की टेक्नोलॉजी एटलीस्ट उसमें होनी चाहिए, कैसे सॉफ्टवेयर होने चाहिए, उसकी गाइडलाइंस क्या कोई दी जानी चाहिए। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, कौन यहाँ पे मेंटेनेंस करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर वो सीसीटीवी फंक्शनल नहीं है तो कौन यहां पर रिपोर्ट करेगा, अगर वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या एक्शन लिया जाएगा? ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में क्या प्रॉपर गाइडलाइंस होनी चाहिए। देन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो पूरा केस था वो क्यों आया, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन ये प्रूव नहीं कर पा रहा था कि उसके साथ पुलिस स्टेशन में कुछ गलत हुआ है। तो क्या एक सिटीजन का हक है कि वो सीसीटीवी फुटेज को एक्सेस कर सकता है? क्या वो सीसीटीवी फुटेज को एक्सेस करके यहां पर कोर्ट में साबित कर सकता है? तो वो कहां से वो सीसीटीवी फुटेज मांगे, कहां से वो पिटिशन डाल के देख सकता है? तो क्या उनका ये लीगल राइट है या नहीं, दैट शुड बी डिस्कस्ड। I've already told you that should it be beyond local police stations to authorities such as CBI, NIA, ED, etc. ठीक है, इवन एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो जहां भी किसी भी एक अथॉरिटी का हक है कि आप इन्वेस्टिगेट करोगे, आप इंक्वायरी करोगे, वहां वहां सीसीटीवी कैमरास लगने चाहिए या नहीं। एंड लास्टली, वेरिफिकेशन ऑफ अरेस्ट के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ये केस था परमवीर सैनी वर्सेस बलजीत सिंह, इस केस में कंसर्न ये आया था कि अक्यूज ये बोल रहा था कि जी मुझे सुबह 10 बजे अरेस्ट किया गया और मुझे यहाँ पे जो ले जाया गया वो बहुत ही लेट ले जाया गया मैजिस्ट्रेट के सामने। मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाने के लिए एक सर्टेन टाइम डिफाइंड होता है। कितना टाइम डिफाइंड होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। इसने बोला कि मुझे उतने टाइम में नहीं लेके गए, मुझे और 3-4 घंटे डिले के साथ लेके गए। तो ये उसके राइट्स वायलेट कर रहा है। तो यहाँ सीसीटीवी फुटेज को क्या हम यूज कर सकते हैं ऐसे मैकेनिज्म के लिए कि हम एक्चुअली वेरीफाई कर पाए कि कब अरेस्ट हुआ, कब उसे कोर्ट ले जाया जा रहा था, कब मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जा रहा था। सो कैन सीसीटीवी ऑल टुगेदर बी यूज्ड एज सच अ टूल? ठीक है, चलो मूविंग ऑन। अब कोर्ट ने बोला क्या, दिस इज वेयर द इंटायर इंपॉर्टेंट पॉइंट बिगिंस। कोर्ट ने यहां पर क्या बोला? तो कोर्ट ने सबसे पहले बोला कि भाई पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरास मैंडेटरी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है कि तुम ये बोल दो कि सीसीटीवी कैमरा नहीं लग सकता ना। जैसे ये बोला गया कि हम ऐसे कैसे काम कर पाएंगे। अब इन्होंने ये तक बोला कि किसी तरीके का ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए। ब्लाइंड स्पॉट नहीं होना चाहिए मतलब ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है कि आपने कैमरा का एंगल थोड़ा ऐसा रखा कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे कोई कैमरा नहीं है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा कैमरा लगाने या लगाओ, पर कोई कॉरिडोर, वॉशरूम के बाहर तक कोई भी ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए। फॉर दैट मैटर एसपी का ऑफिस है, जहां पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो वाले रूम्स है, जो भी एस्पेक्ट है जहां भी, हर जगह कैमरा होना चाहिए। नॉट अ सिंगल कॉर्नर जहां पे कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा हो। देयर शुड बी वन और द अदर कैमरा जो हर एरिया में। तो यहाँ पे एसपी एटसेट्रा इन सबका मानना ये था कि अगर हमारे कैबिन में कैमरा लगा हुआ है तो हाउ आर वी सपोज टू वर्क, बहुत सी ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, हम यहाँ कैसे काम करने वाले। तो इन सब को भी थोड़ा सा कंसर्न में रखा गया था। ठीक है, सो एवरी पुलिस स्टेशन मस्ट बी फिटेड विद सीसीटीवी कैमरास अक्रॉस इंडिया, हर विलेज हर जगह पे होना चाहिए। और जिन गांवों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उसका भी यहाँ सोल्यूशन दिया गया था। ठीक है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों होगी, ये नहीं होगा कि सिर्फ वीडियो है, क्योंकि आप कई बार वीडियो के थ्रू नहीं समझ पाते बातचीत क्या हो रही है। सो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बोथ हैव टू बी डन। ठीक है,
फुटेज कम से कम 12 मंथ्स के लिए तो स्टोर होनी ही होनी चाहिए। अगर बाय चांस टेक्नोलॉजी अलाउ करती है तो 18 मंथ्स तक जा सकते हैं, अदरवाइज एटलीस्ट 12 महीने की फुटेज रहेगी ही रहेगी, उससे कम का स्कोप ही नहीं है। ठीक है, लोकल पुलिस के साथ साथ इट इज गोइंग टू अप्लाई टू ऑल द सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, अगेन सीबीआई, ठीक है, नार्कोटिक्स ब्यूरो, एट द सेम टाइम ईडी, इन सबको भी यहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस क्या करने हैं, अपलोड, सॉरी सीसीटीवी लगाना ही लगाना है, मैंडेटरी है। नेक्स्ट, यहाँ पे ओवरसाइट कमिटीज बनाई गई। प्रॉब्लम थी ना कि कौन देखेगा कि कैसे कैमरास लगेंगे, कौन देखेगा यहाँ पर कि मेंटेनेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर कमिटीज बनाई गई स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो यहाँ ये देखेंगे कि हर पुलिस में गुड क्वालिटी कैमरास लगे हैं, हर पुलिस स्टेशन में यहाँ वो कैमरास फंक्शनल हैं। अगर फंक्शनल नहीं है तो ये एसएचओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू सी एवरी कैमरा इज फंक्शनल। इफ नॉट फंक्शनल, आप इन्फॉर्म करेंगे डीएलओसी को एक्सक्यूज मी, डीएलओसी को, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर्गेनाइजिंग सॉरी ओवरसाइट कमेटी को, ठीक है, सो दैट ये प्रॉपरली पता चल पाए कितने कैमरास फंक्शनल हैं, नहीं है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है इसमें, नहीं है। तो आप बस ये नहीं बोल सकते कि कैमरा फंक्शनल नहीं था, हमारे पास फुटेज नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है? कंप्लेंट की थी क्या? कितने दिन पहले की थी? अगर इतने दिन पहले की थी तो अब तक क्यों जवाब नहीं आया? इतनी स्ट्रिक्टनेस से ये पर्टिकुलर डिसीजन आया था। देन क्या यहाँ पे लोगों का हक है कि वो सीसीटीवी फुटेज मांग सके? तो यस, ये बिल्कुल बिल्कुल हक है उनका। मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, यहाँ पे जो नए ऑर्डर्स है, बेसिकली इस केस में ये तक बोला गया सुप्रीम कोर्ट को कि आपने तो डीके बासु में भी बोला था ना कि सीसीटीवी लग जाने चाहिए, कस्टोडियल वायलेंस नहीं होना चाहिए। पर आज भी 2020 में अगर हम देखें तो कितने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी लगे हैं, सबको पता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि हाँ यार, दिस इज समथिंग दैट इज मैंडेटरी, टाइम बाउंड एस्पेक्ट में हो जाने चाहिए, जितना वक्त हम दे रहे हैं हो जाना चाहिए और इन्फोर्सेबल होना चाहिए। अब एज आई वाज टेलिंग यू कि इन्होंने इस एक्सटेंट तक यहाँ पे डिसीजंस दिए थे, जैसे गांवों में बिजली नहीं है तो यहाँ पे अथॉरिटीज बहुत इजीली ये बहाना कर सकती हैं कि यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, नहीं ही रहती है, तो हम सीसीटीवी में वो चीज कैप्चर नहीं कर पाए। तो ये बोला गया कि आज टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है कि सोलर पावर से कनेक्टेड भी हमारे पास कैमराज हैं। तो अगर सोलर पावर से कनेक्टेड कैमराज, आपके यहाँ पे बहुत इलेक्ट्रिसिटी जाती है, आप वो वाले कैमराज यूज करिए, बट दिस कैमरा हैज टू बी फंक्शनल 24/7 एंड द फुटेज शुड बी देयर फॉर मिनिमम ऑफ 12 मंथ्स। इतना तो मैंडेटरी है। अब इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी, पर फिर भी सिर्फ 2 से 3 स्टेट्स ऐसे हैं अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटीज जिन्होंने यहां पर कंप्लाई किया है। केरला यहाँ पे फुली फंक्शनल सीसीटीवी के साथ सेट है, उन्होंने अपना पूरा सॉफ्टवेयर रिक्वायर कर लिया है, किस तरीके से यहाँ सॉर्ट किया जाएगा। एमपी ऑलमोस्ट स्टेट जहां पे मैक्सिमम सीसीटीवी लग चुके हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये बोला कि जब हमने 2020 में ये बोला है, फिर तुम बात नहीं सुन रहे हो, तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए यहां पे इस बार अटॉर्नी जनरल एंड यूनियन होम सेक्रेटरी को बुलाया गया। क्यों? बजट कौन देखेगा, किस तरीके के कैमरास आएंगे, ये देखना कि हर जगह प्रॉपर्ली हुआ है या नहीं हुआ। यहां पे किसको दे दिया? सेंट्रल अथॉरिटीज को पूरी जिम्मेदारी दे दी और एक डेडलाइन दे दी कि अगली हियरिंग होगी 28 अप्रैल को। अब हम ये हाथ से नहीं जाने देंगे मामला, ये बार बार की बात हो चुकी है। ठीक है, यहां फिर से मैंडेटरी किया कैमरास को, ठीक है, इन ऑल पुलिस स्टेशन की किसी भी तरीके का कस्टोडियल टॉर्चर ना हो, यहां कस्टोडियल वायलेंस ना हो। मूविंग ऑन, क्या क्या सिस्टम्स देखने हैं? सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे होंगे, लॉकअप कॉरिडोर्स में होंगे, रिसेप्शन एरियाज में होंगे। अगेन नो ब्लाइंड स्पॉट्स, ठीक है, यहां पे नाइट विजन होना चाहिए, मतलब लाइट नहीं भी है तो भी यहां पर वो प्रॉपरली कैप्चर कर सके, ताकि कोई रात के अंधेरे का फायदा उठा के किसी भी तरीके का टॉर्चर नहीं करे। ठीक है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों होनी चाहिए, कम से कम 12 महीने मतलब 1 साल का डेटा यहां होना चाहिए। ट्राई ये करना है कि प्रॉपर इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर हो, एंड इट वाज आल्सो सजेस्टेड कि केरला का मॉडल अडॉप्ट करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने
प्रॉपर एक अपना एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है जो कंप्लीटली सारे पुलिस स्टेशंस को कनेक्ट कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है एंड बहुत स्मूथली चल रहा है। तो इट वाज सजेस्टेड टू ऑल द स्टेट्स एज वेल एज टू द सेंटर कि यार आप केरला का मॉडल अडॉप्ट करो, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड। तो दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर यू। ठीक है, तो अब अगेन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी तो हैं, फिर से लेट्स सी हाउ इट गोज, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन। आते हैं नेक्स्ट केस पे। ओके, नेक्स्ट केस इज हेमराज वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, 2026 का ये केस है। बहुत ही सिंपल सा केस है। यहाँ पर ये इंसिडेंट हुए हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और एक तूनाहट्टी पुलिस बैरियर लगा हुआ था। ठीक है, जैसे रात को चेकिंग वगैरह होती है ना, तो उन्होंने बैरिगेड्स लगा रखे थे। बैरिगेड्स के सामने उन्होंने गाड़ी को रोका। ठीक है, गाड़ी की ड्राइवर सीट के साथ में बैठे थे ये हेमराज, और हेमराज के पैरों के पास मिला 4 किलो 100 ग्राम चरस, कैनबिस जो है विच इज इलीगल इन द कंट्री। ठीक है, उसका पोजेशन इज इलीगल। तो यहाँ पर 4 किलोज अराउंड कितना चरस मिला। ठीक है, हेमराज के पैरों में था। तो यहाँ पे केस बना नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंडर, और यहाँ पे बहुत से सेक्शंस के तहत इसको सजा में मिली। कौन कौन से सेक्शंस वो देख लेते हैं क्विकली। अच्छा, वो देखने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू इज कमिंग अप। 25 अप्रैल 12 बजे, यूजुअली अभी तक क्या हो रहा था, मॉक्स दे रहे थे, तो आपके पास पूरे दिन का वक्त होता था कि आप मॉक्स दे सकते हो। बट 25 अप्रैल, मार्क योर कैलेंडर्स, इट इज गोइंग टू बी सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। 12 बजे है आपका ऑल इंडिया ओपन मॉक। मॉक जब हम देते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मुझे मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में, मेरी प्रिपरेशन के बारे में बताता है। बट अल्टीमेटली योर क्लैट पीजी एग्जाम इज गोइंग टू बी व्हाट, पूरी कंट्री का होने वाला है, राइट। इट इज गोइंग टू बी एन ऑल इंडिया पेपर। तो वहां पे आपकी क्या रैंक है, दैट ऑल्सो मैटर्स, कि आपको कौन सा एनएलयू मिलेगा। तो टू सी कि यहाँ पे आपकी क्या रैंक है अक्रॉस द कंट्री, जितने एस्पिरेंट्स हैं, this is your best chance to see how the preparation is standing. तो 25 अप्रैल 12 PM, मार्क योर कैलेंडर्स, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। चाहे आप LEAC स्टूडेंट हैं, आप नहीं हैं, आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा ऑन द नंबर, just a second, and the number is 6363 6363286363। ठीक है, तो इस नंबर पे कॉल करना है, रजिस्टर करना है फॉर योर ऑल इंडिया ओपन मॉक। 6363286363 पे कॉल करके यू हैव टू रजिस्टर। ऑलराइट, चलिए, very very important, do not miss this chance. This is something very very important for you to know your real ranking, for you to know a proper performance analysis. Okay, अब एज आई वॉज टेलिंग यू, जब वो 4 किलो 100 ग्राम चरस मिला उसके पैरों के पास, तो यहाँ पे जो केसेस बने वो बने सेक्शन 20B के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रवेंशन इन रिलेशन टू कैनबिस प्लांट एंड कैनबिस, क्योंकि आपके पास वो पोजेशन था कैनबिस प्लांट का और एक बहुत बल्क क्वांटिटी में, तो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। सेक्शन 25 का केस इसलिए बना नारकोटिक्स एक्ट में क्योंकि यू आर यूजिंग सर्टेन प्रिमाइस, जैसे यहाँ पे गाड़ी में आप कैरी कर रहे थे, तो दैट इन इट सेल्फ इज एन ऑफेंस। उसके बाद सेक्शन 29 का केस इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी, 2 लोग इन्वॉल्व थे, तो दिस वाज आल्सो कॉन्स्पिरेसी कि आगे जाके वो किसी को बेच सकते थे एटसेट्रा। तो इसके रिगार्ड्स में भी यहाँ केस बना। केस बन के यहाँ पे सजा मिली अच्छी खासी, ठीक है, पर यहाँ पे हेमराज को सजा से दिक्कत नहीं थी। ही डिड नॉट चैलेंज द पनिशमेंट दैट ही गॉट, ही चैलेंज द फाइन। तो बेसिकली यहाँ फाइन क्या कॉन्करेंटली लग सकता है या नहीं लग सकता, दैट वाज द चैलेंज। और ये कॉन्करेंट क्या होता है, तो बेसिकली जब किसी भी केस में एक से ज्यादा ऑफेंसेस हैं, ऐसे केसेस में सजा क्या कंसेक्यूटिव होगी या फिर इट इज गोइंग टू बी कंसेक्यूटिव
और कॉन्करेंट। नाम से समझो, जैसे मैं तुम्हें क्लास में बताती हूँ, कंसेक्यूटिव क्या होता है, एक के बाद एक, पहले एक ऑफेंस की सजा फिर दूसरे ऑफेंस की सजा, या फिर कॉन्करेंट कि साइमल्टेनियसली हम सारी सजा काट लेते हैं जितने भी ऑफेंसेस हैं। तो कई बार क्या होता है, एक ही केस में बहुत से सेक्शंस बनते हैं कि इसने किडनैपिंग भी की है और उसके बाद फिर इसने सेक्सुअल असॉल्ट भी किया है और फिर मर्डर भी किया है। तो यहाँ पे सजा उसे किडनैपिंग के लिए भी मिलेगी, ठीक है, रेप के लिए भी मिलेगी और मर्डर के लिए भी मिलेगी। तो जब भी पनिशमेंट दी जाती है, जब भी जज साहब सजा सुनाते हैं, तो वो ये भी बताते हैं कि सजा क्या कंसेक्यूटिव एक के बाद एक होने वाली है, कि पहले आपको 4 साल इसकी सजा फिर 3 साल उसकी सजा इस तरीके से होने वाली है, कॉन्करेंटली कि साथ में ही आपको यहाँ 10 साल की सजा मिलती है सारे ऑफेंसेस के लिए। तो ये चीज स्पेसिफाई की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन 31 ऑफ सीआरपीसी टेल्स, ऑब्वियसली अब ये केस पुराना था तो सीआरपीसी उस वक्त चलता था, तो सेक्शन 31 यहाँ यूज हुआ कि क्या पनिशमेंट कॉन्करेंटली होनी चाहिए। अगर कुछ नहीं बताया जाता, नथिंग हैज बीन टोल्ड, तो वो कंसेक्यूटिव रहता है, ठीक है। सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी हमें क्या बताता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स। बीएनएस का कौन सा सेक्शन है, ये लोग तुम मुझे चैट कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कितने टाइप ऑफ पनिशमेंट्स हैं इस वक्त बीएनएस में और कौन से सेक्शन में। आईपीसी में कौन कौन से थे, डेथ सेंटेंस, लाइफ इंप्रिजनमेंट, रिगरस इंप्रिजनमेंट, सिंपल इंप्रिजनमेंट और फाइन। ये 5 तरीके की इंप्रिजनमेंट और प्लस फाइन यहां पर चलते थे, राइट। अब हमने कुछ एडिशन भी किए हैं, तो वो लोग तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब यहाँ सेक्शन 71 ऑफ आईपीसी क्या कहता था कि अगर कोई एक क्रिमिनल एक्ट है जिसमें मल्टीपल पार्ट्स हैं, जिसमें एक ही चीज ने बहुत पार्ट्स किए, जैसे अगर बैटरी हुई है, अगर मैंने किसी को धक्का मारा है, तो वो साइमल्टेनियसली वहां असॉल्ट भी तो हुआ है ना, मैंने मतलब उस पर्सन को एक सेकंड के लिए पर डर भी तो लगा होगा, तभी तो जाके बैटरी हुई है, ठीक है। अगर किसी को अटेम्प्ट टू मर्डर हुए तो साथ साथ हर्ट वाला एस्पेक्ट भी तो हुआ होगा। तो ऐसे केसेस में जहां मल्टीपल सेक्शंस एक साथ लग सकते हैं, मल्टीपल पार्ट्स होते हैं किसी एक केस के, ठीक है, हर इंडिविजुअली एक ऑफेंस है, असॉल्ट अलग है, क्रिमिनल फोर्स अलग है, हर्ट अलग है, अटेम्प्ट टू मर्डर अलग है। तो यहां अगर अलग अलग ऑफेंसेस को मिला के अगर हम देखें, कुछ ओवरलैपिंग पार्ट्स है, तो ट्राई करना चाहिए कि सिर्फ एक ही पनिशमेंट दो फॉर द एंटायर ऑफेंस, अलग अलग पनिशमेंट्स मत दो। तो यहां पे जो हेमराज का कहना था वो ये था कि भाई ये अलग अलग फाइन्स क्यों लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर, आपने मेरे पे फाइन लगाना है आप लगाइए, पर जिस तरीके से पनिशमेंट कॉन्करेंटली चलती है वैसे फाइन्स भी तो कॉन्करेंटली चलने चाहिए। हर ऑफेंस के लिए अलग फाइन क्यों लगाया जा रहा है। तो द कोर्ट ऑल्सो अग्रीड कि हाँ यार बात तो बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से पनिशमेंट्स कॉन्करेंट हो सकती हैं, फाइन्स भी कॉन्करेंट हो सकते हैं, कि हम सेक्शन 79 में जब पनिशमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं तो दैट ऑल्सो इंक्लूड्स फाइन, कि अलग अलग हर चीज के लिए फाइन लगाने की जरूरत नहीं है कि कलेक्टिव फाइन लगा दो। तो कोर्ट ने भी यही बात बोली कि सेपरेट फाइन्स इंपोज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए विद कॉन्करेंट सेंटेंस, और कोर्ट ने बोला अगर इम्प्रिजनमेंट हमारी कॉन्करेंट है तो फाइन्स भी यहाँ पर कॉन्करेंट ट्रीट किए जा सकते हैं और अलग अलग फाइन लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो दिस केस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस वेरी वेरी सिंपल प्रिंसिपल, ठीक है, कि कॉन्करेंट का एस्पेक्ट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ फाइन एज वेल। Now, the landmark decision for you for this particular class, that is the case of CBI versus Sridhar, 2020 का ये पूरा इंस्टेंस था, एंड फाइनली 2026 में स्टेप 1 ऑफ जस्टिस हैज बीन डिलीवर्ड। मैंने स्टेप 1 क्यों बोला, क्योंकि अभी सिर्फ ये जो डेथ सेंटेंस है सेशंस कोर्ट की तरफ से आया है, ठीक है, अभी तो हाई कोर्ट मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा, तो इट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। सो 6 साल का डिले, और यहां अगर आप ये केस सुनोगे इट इन इट सेल्फ इज वेरी वेरी हीनियस केस, जहां पे आपको समझ आएगा कि यार वो जो फर्स्ट केस में हम सीसीटीवी की इंपॉर्टेंस देख रहे थे वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे एक ये जो फादर और बेटा है जयराज और बेनिक्स, इनकी कस्टोडियल डेथ हो गई, और पता है इनकी पनिशमेंट सॉरी इनकी ऑफेंस क्या था, इनकी गलती क्या थी, बस एक छोटी सी, कोविड में लॉकडाउन लगता था ना, लॉकडाउन में आफ्टर अ सर्टेन टाइम शॉप्स खुलना स्टार्ट हो गई थी, पर एक कर्फ्यू टाइम था, अब आप इसके बाद शॉप्स नहीं खोल सकते। अब ये जो फादर और बेटा है इन्होंने बस वो 15 मिनट एक्स्ट्रा अपनी शॉप खोले रखी, जिसके चक्कर में ये हो गए अरेस्ट।
अरेस्ट तक मामला ठीक था, इट्स ऑल राइट कि उन्होंने एक हल्का फुल्का वायलेशन किया है, आप उन्हें कस्टडी में रखिए, छोड़ दीजिए शायद वार्निंग करके, क्योंकि इन्होंने इससे पहले कुछ ऑफेंस नहीं किया, कोई इनकी बैकग्राउंड नहीं है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। पर इनके साथ जो उस कस्टडी में हुआ, दैट इन इटसेल्फ वाज सो ब्रूटल। यहाँ पे उनको इतना मारा पीटा गया, इतना मारा पीटा गया दैट इट वाज सेड इन द डिसीजन कि यहाँ मतलब जब आप जजमेंट पढ़ोगे दैट देयर शर्ट्स वर ब्लीडिंग सो मच दे हैड टू चेंज इट अगेन एंड अगेन, दे वर मेड टू वाइप द ब्लड स्टेन्स ऑन द फ्लोर, जो उनके खून की वजह से ब्लड स्टेन्स पुलिस स्टेशन के फ्लोर पे लगे, उनसे वो तक साफ करवाए गए। यहाँ पे इतना ज्यादा ब्रूटल था, यहाँ पे बेसिक से लॉकडाउन वायलेशन के लिए उनको अरेस्ट किया गया, रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया, क्योंकि इतना सीरियस केस कोई बनता नहीं था यहाँ, ठीक है। एंड ब्रूटल कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, एंड एक्चुअली इट वाज वेरी ब्रूटल, ठीक है। पहले जब अब टॉर्चर हुआ, ठीक है, उसके बाद मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया गया, अब पुलिस कस्टडी से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में डाला गया। अब क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट जब जुडिशियल कस्टडी में भेज रहे होते हैं तो एक मैंडेटरी क्लोज फिजिकल इंस्पेक्शन होता है। मैंडेटरी क्लोज फिजिकल इंस्पेक्शन मतलब यहाँ पे उन्हें खड़े होके देखना होता है, प्रॉपरली क्लोजली एग्जामिन करना होता है कि किसी भी तरीके से कुछ गलत तो नहीं हुआ है, किसी भी तरीके की इंजरी तो नहीं है इस इंसान को, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो यहाँ मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने भी जुडिशियल कस्टडी प्रोनाउंस पता है किस तरीके से की, ही वाज स्टैंडिंग इन बैल्कनी, सामने 4-5 पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं इन फादर एंड सन को लेके, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने ऐसे दूर से देख के और बोल दिया हाँ ठीक है जुडिशियल कस्टडी अलाउड, ठीक है। इट वाज द पीरियड ऑफ कोविड, बट वाज इट द ओनली पॉसिबिलिटी? और यहाँ पे अगर हम वो देखें तो जिस तरीके से ब्रूटल बिहेवियर किया, तो कहीं से भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ इतनी इंजरीज हुई हैं। अब जुडिशियल कस्टडी में गए, जुडिशियल कस्टडी में ऑल्सो दिस कॉन्टिन्यूड, इस हक तक कि यहाँ स्वीपर्स को बार बार बुलाया जाता था कि आप आइए और ये ब्लड स्टेन साफ कीजिए। अपेरेंटली अ फ्यू डेज लेटर यहाँ पे बेटे की डेथ हो गई, बेटे की डेथ के 2 दिन बाद फादर की डेथ हो गई। जब पूरा मामला इतना हल्ला मचा तो मद्रास हाई कोर्ट तक मामला पहुंचे, उससे पहले ही मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया। तो दिस इन इट सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस की जो पावर है दैट वाज शोन इन दिस केस, कि इससे पहले पुलिस कुछ इधर उधर करती, केस दबाने की कोशिश करती, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया बिकॉज ऑफ द पब्लिक आउटरीच कि क्या हुआ, 2 लोगों को कस्टडी में मार दिया, क्यों? क्योंकि 15 मिनट तक और लेट दुकान खुली थी, राइट। पहले लोकल पुलिस ऑफ कोविलपट्टी, क्योंकि इसी पुलिस स्टेशन का मामला था तो ये हैंडल कर रहे थे, पर क्योंकि ये समझ आ चुका था कि भाई दे आर गोइंग टू बी वेरी बायस्ड, एंड वेरी बायस्ड सिर्फ ऐसे ही नहीं समझ आया, यहाँ पे एविडेंस टैंपरिंग के केसेस चले, जैसे जो वो कपड़े थे ब्लड स्टेन हॉस्पिटल के डस्टबिन में डिस्पोज ऑफ कर दिए गए, ठीक है, सीसीटीवी फुटेज का कोई नामो निशान नहीं है। देन उनके खिलाफ कुछ कुछ ऐसे रिपोर्ट्स बना दिए कि ये तो हमारे यहाँ आए ही इन इंजरीज के साथ थे, इतनी ब्रूटल इंजरीज नहीं है, डॉक्टर से फेक सर्टिफिकेट्स बनवा लिए। तो यहाँ कस्टडी वायलेंस के साथ साथ एविडेंस टैंपरिंग भी बहुत हद तक हुई, एंड इसलिए मद्रास हाई कोर्ट एक्चुअली वाज राइट कि उन्होंने इस केस को किसको ट्रांसफर कर दिया, सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, कि अब सीबीआई पूरा केस हैंडल करेगी, ठीक है। अब यहां पर एक सीनियर कांस्टेबल थे, तो सीनियर कांस्टेबल टर्न्ड आउट टू बी द विसल ब्लोअर। विसल ब्लोअर मतलब कि उन्होंने पूरा सच आगे सामने जाके रिवील कर दिया कि हाँ जी ऐसा ऐसा हुआ था, एंड दिस पर्सन ब्रॉट आउट द ट्रूथ। तो उन्हें ये समझ आ गया था कि ये 9 पुलिस ऑफिसर्स हैं, और 9 पुलिस ऑफिसर्स में आपको कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल टू द हायर अथॉरिटीज भी इन्वॉल्व मिलेंगी। तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये इंसान की जान को खतरा है, इसे हमें संभालना होगा। तो हाई कोर्ट मेड श्योर दैट दिस पर्सन इज अंडर अ प्रॉपर सेफ प्रोग्राम, ठीक है। एंड देयर वाज अ ग्रॉस अब्यूज ऑफ पुलिस पावर, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सोसाइटल कॉन्शियंस तो ऑब्वियसली हिला ही था, बिकॉज अब मैं ही आपको बता रही हूँ तो शायद बहुत लोगों को गूजबम्स आ गए होंगे,
Is it really happening in the country at this point of time? So yes, it is happening, and this is one of the cases जो light में आ गया, right? There are lot of cases जो पता भी नहीं चलता, and there is very very brutal custodial violence. ये सब सेक्शंस ऑफ आईपीसी लगे, सेक्शन 302 ऑब्वियसली मर्डर का, बिकॉज ऑफ योर टॉर्चर दिस पर्सन हैज डाइड, राइट? डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे वो शर्ट्स फेंक दी गई, ठीक है, फुटेज वगैरह हटा दी गई, ये सारी चीजों को, एविडेंस को हटा दिया गया. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बिकॉज देयर वर 9 पीपल ऑल टुगेदर, डेफिनेटली दे कॉन्स्पायर्ड की एक कॉन्स्पिरेसी हुई एंड इट लेड टू द डेथ. रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इसलिए, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है? वेयर यू आर कन्फाइनिंग अ पर्सन, आप उसे 4 दीवारी में रख रहे हैं बियॉन्ड योर अथॉरिटी. तो कोविड के रूल्स तोड़ने के लिए इतनी अथॉरिटी तो नहीं थी कि आप उसे जुडिशियल कस्टडी तक ले जाओ. तो यहाँ पे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस बनता है. फैब्रिकेशन एंड फॉल्स रिकॉर्ड्स, क्यों? क्योंकि आपने वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवाए वो गलत बनवाए, झूठे बनवाए. Common intention, obviously because there was a group, तो they shared an intention with each other कि भाई इनको तो हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है. अल्टीमेटली यहाँ पे जो फैसला आया, that was 9 police officers from the rank of inspector to sub inspector to head constable to even constable, all of them were convicted by the sessions court, and the punishment when it was given, it was said that it is death sentence फॉर ऑल ऑफ देम. यहाँ पे एक हेड कांस्टेबल ने कोशिश भी की थी कि मैं अप्रूवर बन जाता हूं. अप्रूवर कौन होता है? जो यहाँ पे सरकारी गवाह बन जाता है, ठीक है, कि मैं दे देता हूं इन सबके बिहाफ पे. तो उन्होंने बोला नहीं, यू विल नॉट बी अलाउड टू, वी हैव इनफ एविडेंसेस. एंड यहाँ पे उस पर्सन को अप्रूवर बनने का कोई मौका नहीं दिया, बिकॉज ऑफ पब्लिक आउटेज एज वेल, एंड सीबीआई वाज आल्सो अगेंस्ट इट, दैट यू डोंट डिजर्व कि आपकी पनिशमेंट कम हो. Each one of this particular team was sentenced to death sentence, saying that this is rarest of the rare case. And rarest of the rare case, Bachchan Singh versus State of Punjab हमें बोला था कि सिर्फ इन्हीं केसेस में डेथ सेंटेंस हो सकता है. And how did the court justify कि भाई this is extremely brutal. Facts, मैंने अभी तो आपको बहुत 20-30% ऑफ द फैक्ट्स बताया है, राइट? इन्हीं फैक्ट्स के बेसिस पे हमें समझ आ गया दैट दिस इज सो ब्रूटल. इनह्यूमन कस्टोडियल वायलेंस एंड ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. पुलिस इज सेट टू बी द सेफ गार्ड ऑफ द राइट. अगर आप वो सेफ गार्ड नहीं कर पा रहे हो, रादर यू आर ब्रेकिंग, यू आर वायलेटिंग द राइट्स. दैट इन इटसेल्फ इज अ ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. और आज हम देखें तो हाँ, वो ट्रस्ट टूट रहा है. यहाँ पे लोगों को ये समझ आ रहा है कि बहुत से इंस्टेंसेस में पुलिस से लोग इसलिए कतरा रहे हैं कि मे बी इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, इट इज गोइंग टू बी अगेंस्ट अस. सो वो पब्लिक सेंटिमेंट को सॉर्ट करने के लिए, पब्लिक ट्रस्ट को रीगेन करने के लिए, ऑल ऑफ सच जजमेंट्स are being given, right? But as I told you, this is just the step 1. So it's an important case जहां पे डेथ सेंटेंस दिया गया इन टर्म्स ऑफ कस्टोडियल वायलेंस. कस्टोडियल वायलेंस के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं, सीसीटीवी कैमराज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम कस्टोडियल वायलेंस को कम कर पाए, उसको ट्रैक कर पाए, उसको यहाँ पे कंप्लीटली खत्म कर पाए, ठीक है. सो दिस वाज अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन. एज आई टोल्ड यू, हम प्रॉपर इंडिविजुअल सेशंस लेकर आएंगे फॉर जस्टिस वर्मा, फॉर सबरीमाला केसेस, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वो हमारे डिसीजंस रहने वाले हैं, ठीक है. जस्टिस यशवंत वर्मा हैज रिजाइंड, कमिंग एन एंड टू, आई थिंक लास्ट ईयर मार्च में उनके घर में कैश मिला था, एंड इट ऑल फोल्डेड अप, ठीक है. तो उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज जज रिमूवल प्रोसेस वहां इंपॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑलराइट, सो इस हफ्ते के ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस. थैंक यू सो मच गाइज, और जो सवाल पूछे उनका आंसर फटाफट चैट बॉक्स में देना मत भूलना. ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक.